हाँ तो भाई जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स को आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तो आप इस सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे होगे तो आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली थी और आज से हमको ट्रायंगल स्टार्ट करना था। तो आज से हम यही ट्रायंगल अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि ट्रायंगल्स में हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो भी अपना कंटेंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले तो हमको एक बेसिक इंट्रोडक्शन किस चीज़ का पढ़ना है, सिमिलैरिटी का पढ़ना है भाई। सिमिलैरिटी का, सिमिलैरिटी नॉट स्पेसिफिकली जस्ट फॉर ट्रायंगल्स, कोई भी फिगर सिमिलर कब होती है तो सबसे पहले हमको वो देखना है। फिर हमको इसी के अंदर ये देखना होगा कि ट्रायंगल सिमिलर कब हो रहे हैं। ठीक है, और सिमिलैरिटी का बेसिकली मतलब क्या है। फिर सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमको यहाँ पर पढ़नी है वो पढ़नी है एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। फिर अच्छा जी, ट्रायंगल सिमिलर तो हो जाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का भी मतलब अभी देखेंगे क्या होता है। अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर तो हो जाएंगे, फिर इनके क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि कौन से ऐसे रूल्स हैं या क्राइटेरियाज हैं या प्रॉपर्टीज़ ऐसी हो सकती हैं ट्रायंगल्स की जिनके ज़रिए हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो प्रॉपर्टी ऐसी क्या हो हमारे दो ट्रायंगल्स के बीच में, तीन ट्रायंगल्स के बीच में, जिनके ज़रिए हम क्या बोल सकें कि ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिख देते हैं यहाँ पे, सिमिलैरिटी रूल्स लिख देते हैं, क्राइटेरिया कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर तो अपने पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज़ होते हैं वो किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम। और इससे रिलेटेड काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी दिखती हैं तो वो भी हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको, ये 5 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। सिमिलैरिटी, बेसिक सिमिलैरिटी का मतलब, फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिमिलैरिटी क्या क्या रूल्स हैं, फिर क्या क्या मतलब अगर दो ट्रायंगल्स अपने सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ किस तरीके से रिलेटेड हैं, और एंड में पाइथागोरस थ्योरम। जो शुरू के ये 4 टॉपिक हैं सारे सिमिलैरिटी से ही रिलेटेड हैं, और लास्ट टॉपिक जो है ये अपना पाइथागोरस थ्योरम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पर इसके अंदर भी सिमिलैरिटी का यूज़ तो होगा ही होगा, बस जो प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे पास उनके अंदर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम काम कर पाएंगे। ठीक है, पर हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी का यूज़ तो होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की क्लास में ना हम ये दो टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देख लेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। तो देखो भाई, दो फिगर्स या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, सपोज 3D में ही हैं, तो उनको हम सिमिलर तब बोल सकते हैं जब वो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, दे लुक सिमिलर, दे लुक सिमिलर। अच्छा जी, सिमिलर कोई चीज़ कब दिखती है, सिमिलर कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ तब दिखती है जब जो हमारे पास शेप्स हैं या जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शेप है वो क्या है, सेम है। क्या है, दो क्राइटेरिया यहाँ पर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, जो शेप है वो सेम रहनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। जो साइज है, जो साइज है ये डिफरेंट हो सकता है, साइज में बी डिफरेंट। क्या मतलब है इस बात का, इतना सा ही मतलब है किस चीज़ का, सिमिलैरिटी का। एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं, बस फिर हमें सिमिलैरिटी का तो हमारे को दिमाग में घुस जाएगा कि सिमिलैरिटी होती क्या है। जैसे शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, जैसे कि एक अगर बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल ले लें तो आपने ताजमहल की फ़ोटो देखी है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपने असली में भी ताजमहल देखा हो। तो असली में जो ताजमहल है भाई वो बहुत बड़ा है ना। और एक आपने देखा होगा कोई जैसे शो पीस भी आता है इतना छोटा सा ताजमहल का, जिसका साइज़ मतलब हो सकता है जैसे कि 10 सेंटीमीटर जितना हो या फिर इवन 5 सेंटीमीटर जितना भी हो। और असली ताजमहल तो काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एरिया भी ऑक्यूपाई वो करता है। पर अगर हमें सिर्फ देखना हो क्या दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, सारे के सारे एंगल्स जो भी यूज़ किए गए हैं असली ताजमहल में, अगर तो वो सारे के सारे एंगल्स छोटे ताजमहल में भी यूज़ किए गए होंगे तो ये बिल्कुल सेम दिखेंगे। मतलब ऐसा लगेगा कि एक बड़े वाले ताजमहल को थोड़ा सा
हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया है और उसकी छोटी कॉपी एक बना दी है। तो कहने का मतलब ये है कि साइज़ से यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो हमें दो शेप्स को सिमिलर करना है या दो बॉडीज़ को सिमिलर करना है तो साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। साइज़ छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर जो शेप है वो सेम रहनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि सर्कल की जो शेप है वो हमेशा सेम रहती है, बिल्कुल सही बात है, जो सर्कल की शेप होती है वो हमेशा सेम रहती है। वो इसी तरीके से हमेशा सर्कल जो है हमारा ये गोल ही दिखता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेंज क्या कर सकता हूँ इस सर्कल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ये छोटा सर्कल है और अब मैंने इस सर्कल को बड़ा कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं इस सर्कल के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कर सकता कि इसको थोड़ा सा इस टाइप में कर दूं, ये यहाँ पर एक इसकी ऊपर की तरफ सपोज एक टॉपी टाइप बना दूं। ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। जो सर्कल की शेप है वो इसी तरीके से रहेगी। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ जितने भी हमारे सर्कल्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो शेप है, हमारा बेसिक क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के लिए क्या होना चाहिए कि जो शेप है, ठीक है, वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। साइज़ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज़ कोई छोटी चीज़ है, आप इसको जूम करके बड़ा कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे जूम किया है, सर्कल बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल क्या हैं, सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि जो इनका शेप है, जो इनका लुक है, वो क्या है, सेम है। बस डिफरेंट क्या है, इनका साइज़ डिफरेंट है। तो जो भी चीज़ दिखने में एक जैसी हैं और हो सकता है उनका साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट ना भी हो, पर अगर तो उनका साइज़ डिफरेंट है तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़, ज़्यादा क्या, कितना भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस हमारे लिए क्या होना चाहिए, उसकी शेप को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर तो शेप सेम है तो हमारी जो जो भी यहाँ पर शेप है वो क्या है, सिमिलर है। अभी यहाँ पर ये सर्कल है तो ये दोनों सर्कल क्या है, सिमिलर है। अब आप कहोगे क्या सर दो ट्राइंगल्स भी हमेशा सिमिलर होंगे या दो रेक्टेंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे? तो देखो ये बात सच नहीं है। देखो एक ट्राइंगल मैं इस टाइप का बना दूँ, देख रहे हो, एक ये ऐसा पतला टाइप का ट्राइंगल बना दिया मैंने, और एक ये मैंने इस टाइप का ट्राइंगल बना दिया। तो अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स की जो शेप है वो सेम नहीं है। पर अगर तो मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अब ये दो जो ट्राइंगल मैंने बनाए हैं, ये वाला आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर मैंने इसको जूम किया तो ये इस टाइप का बड़ा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इन दोनों की भी क्या है, शेप तो सेम है पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा है और इसका साइज़ क्या है, बड़ा है। तो सिमिलैरिटी का बेसिक मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ शेप से है। तो मैं अगेन एक बात और भी कह सकता हूँ कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो भी क्या हैं, सारे के सारे सिमिलर हैं। अगेन मैं अगर स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर की शेप भी कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, ये एक छोटा स्क्वायर है, मैं इसको जूम कर दूं तो इस टाइप से ये एक बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, सिमिलर है, क्योंकि शेप चेंज नहीं हो रही, साइज चेंज हो रहा है सिर्फ। ये यहाँ पर जो हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को जो मैंने बनाया है, इन दोनों की शेप सेम नहीं है। अगेन यहाँ पर जो सर्कल है वो क्या है, शेप सेम है। अब शेप सेम रखने के लिए क्या चीज़ सेम रहनी चाहिए? तो देखो, अगर तो हमें किसी भी बॉडी की या फिर शेप की जो मतलब उसका बेसिक ज्योमेट्री है उसको सेम रखना है तो हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है भाई दो चीज़। नंबर वन ये होना चाहिए कि जब हम उसको एनलार्ज कर रहे हैं या फिर उसको छोटा कर रहे हैं तो ये स्टंट परफॉर्म करते हुए एंगल को चेंज ना किया जाए। ठीक है, तो एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और नंबर टू चीज़ जो है वो ये है कि जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कहने का मतलब समझो थोड़ा सा, जैसे कि सपोज ये अभी तो मैंने यहाँ पर किसका केस लिया है, ट्राइंगल्स का केस लिया है। तो जैसे कि अगर ये साइड सपोज 3 थी और ये 6 है तो इक्विलेटरल है, तो ये सारी 3 हैं तो ये भी क्या है, 6 है। तो साइड्स का प्रोपोर्शन क्या है, अगर यहाँ और यहाँ मैं देखूं तो ये 2 टाइम्स हो गई, तो ये भी 2 टाइम्स हो गई और ये भी 2 टाइम्स हो गई। तो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज हुई हैं। पर एंगल्स को प्रोपोर्शनली इंक्रीज होने का हक नहीं है, इनको क्या रहना पड़ेगा, इनको तो भाई इक्वल ही रहना पड़ेगा। साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएं चल जाएगा, पर एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, एंगल्स तो जितना यहाँ पर जो एंगल है उतना ही यहाँ पर होना पड़ेगा, जितना ये वाला एंगल है उतना ही इसको होना पड़ेगा,
और जितना ये वाला एंगल है उतना ही इसको होना पड़ेगा। इसके लिए अभी हम वर्ड यूज़ करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझो। मैं यहाँ पर ना एक ट्रायंगल बनाता हूँ, इससे आपको हो सकता है थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। सपोज़ ये अपना एक ट्रायंगल था और इसके सिमिलर मैंने एक और ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया। सपोज़ एक और मैंने यहाँ पर इसका सिमिलर ट्रायंगल ये बनाने की थोड़ी सी कोशिश करी है। सपोज़ ये एंगल जितना था ना, अगर तो इन दोनों को सिमिलर होना है तो मैं बता देता हूँ क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि एक ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल क्या है PQR। ये मैं ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ पर ये एप्लीकेबल हर किसी के लिए है। मतलब अगर किसी भी शेप को सिमिलर होना है दूसरी शेप के तो ये सिमिलर कब हो सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा। एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। यानी कि B को किसके इक्वल होना पड़ेगा, Q के। जो एंगल A है इसको इक्वल होना पड़ेगा एंगल P के। और जो एंगल C है उसको एंगल R के इक्वल होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सारे एंगल आपस में इक्वल हों, पर इतना ज़रूरी है कि B Q के इक्वल हो, A P के इक्वल हो और C किसके इक्वल हो, R के इक्वल हो। दूसरी बात समझो कि जैसे सपोज़ ये साइड कितनी थी, सपोज़ 1 थी और ये कितनी हो गई, 2 हो गई। ये साइड सपोज 2 थी तो अब यहाँ पर ये डबल हुई है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। सपोज ये साइड 3 थी, इसकी लेंथ 3 थी तो इसको भी डबल होना पड़ेगा। इसको कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डबल हो जाए, यहाँ पर सपोज ट्रिपल हो जाए, यहाँ पर सपोज अगेन डबल हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तो ऐसा हो गया कि ये डबल नहीं हुई, कोई भी एक साइड सपोज सेम रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई तो क्या होएगा, हमारी शेप बिगड़ जाएगी। और अगर शेप बिगड़ गई तो फिगर सिमिलर रही नहीं। सिमिलर फिगर का ही मतलब क्या है, सिमिलर फिगर का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है भाई, शेप से है। और शेप कब एक जैसी दिखती है, जब सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स B Q के इक्वल, C R के इक्वल और A P के इक्वल होना चाहिए। और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। अगर ये हो सकता है कि 1.5 टाइम्स हो रहा होता तो सारी साइड्स 1.5 से ही इंक्रीज करेंगी। अगर सपोज 5 टाइम्स हो रहा होता तो ये 1 का कितना हो जाता, 5, 2 का कितना हो जाता, 10 और 3 का कितना हो जाता, 15 हो जाता। पर ध्यान रखना, जितनी एक साइड जिस प्रपोर्शन में बढ़ी उतनी ही दूसरी साइड भी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगी भाई। एंगल्स में कोई वो समझौता नहीं है, एंगल्स में इंक्रीज डिक्रीज का कोई लेना देना नहीं। सारे एंगल्स, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझो। वैसे तो अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर हो जाती है कि जैसे कि अगर तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं या फिर सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएं तो बात बन जाती है। क्यों, क्योंकि दूसरा काम ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये आने वाली क्लासेस में हम समझेंगे जब हम सिमिलैरिटी रूल्स पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप क्या ध्यान रखो, अगर तो दो शेप्स को सिमिलर होना है तो उनके सारे एंगल्स को, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या होना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्कल बड़ा सर्कल तो शेप सेम रहेगी, स्क्वायर बड़ा स्क्वायर तो शेप सेम रहेगी क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं। ये 90 का था, 90 90 स्क्वायर के तो हमेशा 90 के ही रहेंगे ना भाई। और यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में भी सेम ही बात है, मतलब शेप चेंज नहीं हो रही बेसिकली। आप सिमिलैरिटी को सिर्फ और सिर्फ देखो शेप से, और शेप कब कांस्टेंट रहती है, शेप कब कांस्टेंट रहती है, साइज चेंज हो सकता है जब एंगल्स इक्वल रहें और साइड्स क्या रहें, प्रोपोर्शनल रहें भाई। ठीक है, आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका नाम थेल्स थ्योरम भी होता है, इसका प्रूफ देख लेंगे एक बार। ठीक है, और प्रूफ के बाद इसके क्वेश्चंस कर लेंगे और बस फिर इतना मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। तो आज के लिए इतना कर लेंगे। सिमिलैरिटी थोड़ा सा जो हमने समझा है कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या है, और अब हम देख लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हमको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए भाई। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम ये बोलती है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, इसका कॉन्वर्स भी है वैसे तो, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, उसका भी प्रूफ देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इज़ ड्रॉन
पैरेलल टू one side of a triangle, one side of a triangle to intersect other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. समझो जरा क्या कह रहे हैं, इन द सेम रेशियो। अच्छा, इसका प्रूफ समझने से पहले आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, वो मैं बता दूंगा, पहले मतलब समझ लो ये क्या बोल रहे हैं। देखो, ये बोल रहे हैं जैसे अपने पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया। ये बोल रहे हैं कि अगर तो ये सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, और इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे सपोज मैं बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, एम एन, क्या लिखा है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मैंने यहाँ पर क्या ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली एम एन, जो कि अदर टू साइड्स इसके पैरेलल हुई है ना, तो बाकी की दो साइड्स क्या बची ट्रायंगल की, ए बी और ए सी, तो इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एम और एन पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये बोल रहे हैं कि अब ये जो लाइन है, इसने एम और एन पे ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट किया, तो ये ए बी और ए सी को एक सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। किस में डिवाइड कर देगी, एक सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। यानी कि ये बोलना ही चाह रहे हैं कि जितना ये बाय ये होगा उतना ही ये बाय ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि गिवन हमको क्या है, गिवन हमको ये है, अगर इस थ्योरम में हम देखें, गिवन हमको ये है कि एम एन जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के पैरेलल है। और ये बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट, यानी कि टू प्रूफ जो हमको करना है, कह सकते हैं हम टू प्रूफ जो है, इस टू प्रूफ को बाद में तो हम रिजल्ट की तरह ही यूज़ करेंगे। ये बोल रहे हैं कि ए एम अपॉन में एम बी जितना होगा उतना ही ए एन अपॉन में एन सी होगा, ए एन अपॉन में एन सी होगा। ठीक है, तो इसके लिए भाई देखो, आपको दो बातों का पता होना पहले से ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना, जैसे कि ये अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा साइड में ही बता देता हूँ पहले आपको। ठीक है, तो जैसे ये ट्रायंगल है अपना, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है ना, अगर ये तो बेस है तो ये इसका क्या हो जाता है, हाइट। हाइट जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या हो जाता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, हाइट हमेशा बेस के परपेंडिकुलर रहती है। तो अगर तो हमारा इस टाइप का ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कोई हो जाता है, क्या हो जाता है, कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता है, तो अगर तो मैं बेस इसको लेता हूँ, तो बेस को मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा हाइट के लिए। तो अब की बार हाइट ये होगी, तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाइट ये है भाई अब की बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको पता ही है लगभग। ठीक है, कुछ है तो वो मैं साथ साथ बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं पहले ना। कंस्ट्रक्शन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एन से एक परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सपोज़ इसका नाम पी रख लेते हैं। और एम से एक परपेंडिकुलर मैं ए सी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम क्यू रख लेते हैं, एम क्यू हो गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी कलर से लिख देता हूँ, ड्रॉ क्या, एन पी परपेंडिकुलर ए बी एंड एम क्यू परपेंडिकुलर किसके, ए सी के। ठीक है, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली है। अब देखो काम कैसे होगा। देखो भाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए एम
एन का जो एरिया है वो ट्राइंगल ए एम एन के इक्वल है। कुछ नहीं है, दोनों का एक ही ट्राइंगल है तो 2 बार लिखा है। अब इस एरिया को मैं एरिया बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एरिया एरिया ठीक है, एरिया बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अगर सेम ही ट्राइंगल लिख रहा हूँ तो एरिया भी ऑफ कोर्स इक्वल रहेगा। अब इस एरिया को मैं 2 तरीके से लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ हाफ इंटू में बेस क्या है ए एम। इस ट्राइंगल को अगर मैं बेस ए एम लेता हूँ तो हाइट क्या हो जाएगी पी एन। बेस ए एम तो हाइट क्या हो जाएगी पी एन। तो ए एम इंटू में पी एन। और अगर तो मैं बेस ए एन लेता हूँ दूसरी बार तो हाफ इंटू में बेस क्या है ए एन इंटू में हाइट एम क्यू। हाइट क्या हो जाएगी एम क्यू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हाफ से हाफ कट गया भाई, ठीक है। और ए एम सॉरी पी एन बाय एम क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम क्यू को इधर ले आया तो ए एन बाय में ए एम आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 है। तो ये मैंने क्या किया है, पी एन बाय में एम क्यू जो मैंने 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे थे उनका रेशियो निकाल लिया। अब यही रेशियो मैं एक तरीके से और निकालने की कोशिश करने वाला हूँ। देखो ये तरीका क्या है। देखो भाई, अगर तो मैं बी एन को ज्वाइन कर दूँ और मैं ज्वाइन कर दूँ, अरे सॉरी, और अगर मैं ज्वाइन कर दूँ एम सी को, ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि जो एरिया है ना, किसका एरिया ट्राइंगल बी एम एन का वो इक्वल है किसके, एरिया ट्राइंगल एम एन एम के। एम एन सी के, सॉरी। तो ये ए ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल है, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज दे आर ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल्स में हैं, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, एंड ऑन द सेम बेस एम एन। तो देखो इसका भी बेस क्या है एम एन और इसका भी बेस क्या है एम एन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो ऐसे ट्राइंगल होते हैं जो सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं और जो सेम बेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। तो देखो अब अगर मैं इनका एरिया लिखना चाहूँ तो ये मैंने इक्वल तो लिख लिया है। बी एम एन का एरिया मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू में बेस बी एम। अच्छा जी, अब देखो ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो गया, तो अब हमको इसके बेस को एक्सटेंड करके इसका परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा, और हाफ इनटू में बेस यानी कि एन सी दूसरी बार, और हाइट इसके अंदर भी हमें बेस को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा जी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि थ्योरम पेपर में आती नहीं है, थ्योरम पेपर में डायरेक्टली आती हैं, ठीक है। तो प्रूफ भी आ सकता है इनका पेपर में। अगेन देखो हाफ से हाफ कट गया, मैं अगेन यहाँ पे पी एन एम क्यू को नीचे ले आऊँ तो पी एन बाय एम क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एन सी बाय में बी एम, एन सी बाय में बी एम ये वैल्यू आ गई। अब मेरे को एक चीज़ तो बता दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी एन बाय में एम क्यू इसके भी इक्वल है और पी एन बाय में एम क्यू इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन बाय में ए एम किसके इक्वल है, एन सी बाय में बी एम के, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, थोड़ा सा लेफ्ट राइट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा कुछ। तो देखो ए एन बाय में एन सी को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ए एम को ऊपर ले जाता हूँ, बी एम को एम बी भी लिख सकते हैं तो इसको एम बी लिख लेता हूँ। यही हमको देखो भाई प्रूफ करना था। ए एन बाय में एन सी ए एम बाय में एम बी के इक्वल, ए एन बाय में एन सी ए एम बाय में एम बी के इक्वल है, हैंस प्रूव लिख दो यहाँ पर, हैंस प्रूव लिख दो। तो देखो थ्योरम क्या कह रही थी, थ्योरम ये कह रही थी कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल के एक साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं
और ये बाकी की दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे डिवाइड करती है। तो जो बाकी की दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इसने डिवाइड किया है वो सेम रेशियो में डिवाइड किया होगा, यानी कि जितना ये बाय ये होगा उतना ही ये बाय ये होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूँ, और अगर किसी को इस चीज़ में दिक्कत है कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल कैसे हो गए, तो ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। इसको आप पहले नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लो। देखो दोबारा बता देता हूँ। ये ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से लिखा, एक बार बेस इसको लिया, एक बार बेस इसको लिया। जब बेस इसको लिया तो हाइट ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होगी, तो ये ली। जब बेस इसको लिया तो हाइट ये हुई। फिर इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को इक्वल किया। जब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ को हमने इक्वल किया है, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए जब हमने बेस ये लिया तो हाइट ये ली। इस वाले ट्राइंगल के लिए जब हमने बेस ये लिया तो हाइट क्या ली, ये ली। क्योंकि बेस को एक्सटेंड करके हमको हाइट बनानी पड़ी, क्योंकि हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर बनती ही बनती है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं एक बार। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये दोनों एरियाज़ इक्वल कैसे हो गए हैं, और इस थ्योरम का अभी हम यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार भाई। जैसे कि कोई भी दो पैरेलल्स है ना, जैसे सपोज ये दो पैरेलल्स हैं, दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल है। सपोज ये लाइन एल है और ये लाइन क्या है, एम है। तो एक चीज़ आप समझ लो यहाँ पर, क्या समझ लो कि सपोज़ मैं ये बेस फिक्स कर लिया, मैंने ए बी बेस फिक्स कर लिया। अगर मैं यहाँ पर एल और एम है तो यहाँ पर हाइट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, इन दोनों का जो गैप है, ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, तो एच रहेगा। सपोज़ मैंने बेस फिक्स कर दिया ए बी, तो एक ट्राइंगल जब मैं ये बनाऊंगा तो बेस ए बी रहेगा और हाइट तो हमेशा इन दोनों के बीच में यही रहने वाली है। अब अगर मैं ट्राइंगल ये बना दूं तो कोई टेंशन नहीं है, बेस तो यही है और हाइट अभी भी क्या है, एच है। अगर मैं यहाँ पर बना दूं तभी भी क्या है, बेस क्या है, ए बी है, और हाइट अभी भी क्या है, एच है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हाइट डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या है, एच है भाई। ठीक है, तो यही बात मैं थोड़ी सी यहाँ पर भी मैंने यूज़ कर दी थी। क्या यूज़ कर दिया था मैंने यहाँ पर, कि ये और लाइन ये पैरेलल थी, जो कि क्वेश्चन में ही है अपने, तो मतलब थ्योरम का गिवन ही पार्ट है। तो ये दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं और ये सेम बेस पे ट्राइंगल है, ये एम एन बेस है, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, तो इसलिए मैंने ये सेकंड वाला पार्ट लिखा है। यहाँ पर आप ऑफ कोर्स मेंशन करना कि क्या मेंशन करोगे, एरिया इक्वल लिखते समय आप लिखना ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, फिर आप उनका एरिया इक्वल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, जैसे कि हमेशा ऐसे ही नहीं होगा। जैसे कि मैंने ये फिगर बना दी थी, जैसे मैंने ये फिगर क्या बना दी थी इस टाइप में। सपोज़ ये एक्स वाई है, ये ए बी सी है, सपोज़ ये एम है और ये एन है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, सपोज़ ये पी है और ये क्यू है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्स बाय वाई इज़ इक्वल टू पी बाय क्यू आपको इसी तरीके से दिखे। हो सकता है जो हमारा ट्राइंगल है वो कुछ और तरीके से पैरेलल लाइन उन्होंने खींच रखी हो, जैसे कि ए बी सी है, हो सकता है वो पैरेलल लाइन इस तरीके से ए सी ये पैरेलल खींच दे। तो आपको घबराना नहीं है, एक्स वाई ये हो गया, पी क्यू ये हो गया, तो एक्स बाय वाई अगेन पी बाय क्यू के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से भी वो पैरेलल लाइन खींच दें, तो मतलब कैसे भी पैरेलल लाइन खींच दें। अब जैसे कि इसके पैरेलल खींच दिए उन्होंने, सपोज ए बी के पैरेलल खींच दिए, तो बची कौन सी लाइन, एक लाइन ए सी और दूसरी लाइन बी सी बची है। ठीक है, तो इन दोनों के जो ये डिवाइडेड पार्ट्स हैं, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो इन इसके तो पैरेलल हो गई, तो जो बची हुई दो लाइन्स हैं इसके पैरेलल हो गई, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। तो इन दोनों लाइन्स के बचे हुए यानी कि डिवाइडेड जो पार्ट्स हैं, इनका रेशियो जो है वो सेम होने वाला है। बात समझ में आ गई भाई। अब देखते हैं एक बार इसका कॉन्वर्स देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। ठीक है, वैसे आता तो नहीं है ज़्यादा, फिर भी बुक में दिया है तो एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखो भाई क्या बोल रहे हैं। अच्छा, जो थ्योरम हमने पढ़ी है इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो बोलते हैं। बीपीटी मत लिखना, पूरा लिखना भाई, जब भी आप इसका यूज़ करोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो क्या बोल रहे हैं दूसरी थ्योरम में, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स any two
sides of a triangle in the same ratio सेम रेशियो में अगर कोई लाइन डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये पैरेलल का सिंबल है, टू द थर्ड साइड। देखो अब की बार क्या बोल रहे हैं, अब की बार ये बोल रहे हैं कि जैसे एक ये ट्राइंगल है और एक ही लाइन आई और इसने क्या किया, हमारा जो ये ट्राइंगल था ए बी सी, इसकी जो साइड थी ए बी और ए सी, इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। यानी कि इसने क्या किया कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी गई है कि ए एम बाय में एम बी जो है वो इक्वल हो गया किसके, ए एन बाय में एन सी के। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो एम एन है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। ठीक है, यानी कि ये गिवन है और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है ये पार्ट। ठीक है, और ये क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। तो अब देखो इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट एम एन इज नॉट पैरेलल, एम एन इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अगर तो एम एन पैरेलल नहीं है बी सी के, तो कोई तो ऐसी लाइन होगी ना जो बी सी के पैरेलल होगी। सपोज ये पैरेलल नहीं है, सपोज ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसा सोचो कि हल्की सी टेढ़ी है, तो कोई तो ऐसी एक लाइन होगी ना जो बी सी के पैरेलल होगी। तो उसको हम मान लेते हैं कि वो एम से ही निकल रही है, पर यहाँ पर ये जो हरी लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ऐसा सोच लो, दिख नहीं रही, पता है मेरे को। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एन डैश। ठीक है, एम एन डैश हो गई ये लाइन। ठीक है, let mn is not parallel to bc, then there must be some line that is parallel to bc. let it be mn dash। क्या मान लिया इसको, mn dash मान लिया। अच्छा जी, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है। क्या थ्योरम पढ़ी है कि अगर तो कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर सपोज एम एन डैश और बी सी पैरेलल है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी हमने पढ़ा है, इसका रिजल्ट ये होता है कि ए एम अपॉन में एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन डैश अपॉन में एन डैश सी के, एन डैश सी के इक्वल हो जाएगा। पर हमको तो क्वेश्चन में गिवन है क्या, ये वाला पार्ट, कि ए एम बाय में एम बी किसके इक्वल है, ए एन बाय में एन सी के। पर हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक चीज़ समझो, अगर तो ये एन डैश ऊपर की तरफ सरका, अगर तो ये एन डैश ऊपर की तरफ सरका है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, और अब ये पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है ए एन डैश, ये वाला पार्ट छोटा है एन से, यानी कि ये क्या है, छोटा है, और एन डैश सी क्या है, बड़ा है। तो ये जो हमारा पूरा रेशियो है ये क्या हो जाना चाहिए, रिड्यूस हो जाना चाहिए। न्यूमरेटर छोटा हो रहा है और डेनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, तो ये छोटा हो जाना चाहिए। पर ये तो क्या है, ये इक्वल बैठा है किसके, ए एम बाय में एम बी के, जिसके इक्वल क्या था, ए एन बाय में एन सी था। So from equation 1 that is given and from equation 2 that we have concluded, we can say that, what we can say that from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that n and n dash points coincide, यानी कि ये एन डैश जो है ये इधर ही आ जाएगा, ये जो ग्रीन लाइन है ये इधर ही आके मर्ज हो जाएगी, तभी ये पॉसिबल है जो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब अगर तो ये एन डैश इसके साथ कोइंसाइड हो गई तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एम एन और एम एन डैश कुछ भी कह लो, अब अगर कोइंसाइड ही हो गई, इज पैरेलल टू बी सी बाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या माना, ये बोल रहे थे कि ये रेशियो सेम है,
तो हमने ऐसा मान लिया कि ये जो एम एन है ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमको पता तो था नहीं ना पैरेलल है। तो हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल थी। अगर तो ये पैरेलल है तो ये ए एम बाय में एम बी इक्वल होना चाहिए ए एन डैश अपॉन में एन डैश सी के, है ना। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब कंपेयर किया तो हमको इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ये पता चल रहा है कि ए एन अपॉन में एन सी जितना है उतना ही ए एन डैश अपॉन में एन डैश सी है। पर ये पॉसिबल हो नहीं सकता फिजिकली इस प्रॉब्लम को देखते हुए। तो हमने फाइनली क्या रिजल्ट आउटपुट निकाला कि ये तभी पॉसिबल है जब एन डैश और एन जो है वो कोइंसाइड कर रहे हो। अब एन डैश और एन अगर कोइंसाइड कर गए तो अभी अभी तो हमने माना था क्या कि एक लाइन तो ऐसी होगी ना जो पैरेलल होगी, तो उसको हमने क्या माना था, एम एन डैश माना था। और अब अगर एम एन डैश पैरेलल थी तो एम एन भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई किसके, बी सी के। बात समझ में आ गई भाई। ये दो थ्योरम है, सेकंड वाली इतनी पेपर में नहीं आती है, फर्स्ट वाली पेपर में आती है। ठीक है, डायरेक्टली कि गिव प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, या फिर स्टेटमेंट लिख देंगे कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडिंग द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, इस टाइप में वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं और प्रूफ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं भाई और देखते हैं कि इससे रिलेटेड यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस टाइप के 1 मार्कर्स काफ़ी दिख जाते हैं। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई क्या बोल रहे हैं, ये इस टाइप में फिगर है और ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है डी ई ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, ये इन्होंने हमें बता दिया है क्या, डी ई जो है पैरेलल है बी सी के। ये अगर 1.5 है, ये अगर 3 है, ये 1.5 है, ये 3 है और ये 1 है, तो ये कितना होगा, ईसी कितना होगा। तो देखो अगर तो ये पैरेलल है तो बीपीटी से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं ए डी बाय में डी बी जितना है उतना ही ए ई बाय में ई सी होगा। इसका मतलब ए डी की वैल्यू यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाय में डी बी की वैल्यू यानी कि 3 इक्वल होगा ए ई की वैल्यू यानी कि 1 अपॉन में ई सी। ठीक है, तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये कट रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1 ई सी। तो इसका मतलब ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, और देख लो इसी टाइप में एक और क्वेश्चन। तो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगेन अपना एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी गई, सपोज ये डी ई। ये बोल रहे हैं कि अगर तो डी बी 7.2 है, ये 1.8 है, ए ई 1.8 है, ये 5.4 है, तो ए डी कितना होगा। तो अगर तो देखो इसमें भी यही गिवन है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो सेम काम हो जाएगा, ए डी अपॉन में 7.2 इक्वल होना चाहिए किसके, 1.8 अपॉन में 5.4 के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में 7.2, ये देखो 18 की टेबल से ये पूरा कट रहा है तो ये 1/3 हो जाएगा, 18 3 ज़ा 54 होता है और ये कट जाएगा अब इधर, तो ये मेरे हिसाब से 24 हो जाएगा, सॉरी 2.4 हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू हो जाएगी 7.2 डिवाइडेड बाय में 3 विच इज़ इक्वल टू 2.4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम ये इजी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, कोई नहीं। देखो भाई कभी कभी ना वो हमको ये बोल देते हैं इस तरीके से कि अपने पास एक ट्राइंगल है और ये एक लाइन है। ठीक है, सपोज ये ए बी सी ही एक ट्राइंगल है और इसके अंदर क्या है, ये 3.9 है, ये सपोज डी है और ये ई है। ये 3.9 है, ये है 3 और ये है सपोज 3.6 और ये है सपोज 2.4।
तो आपको बताने के लिए बोल रहे हैं, क्या बताने के लिए बोल रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये लाइन पैरेलल है। तो देखो लाइन पैरेलल होने के लिए सेकंड थ्योरम में हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि रेशियो शुड बी इक्वल। तो अगर तो 3.9 बाय में 3 इक्वल हो गया 3.6 डिवाइडेड बाय में 2.4 के, तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारी लाइन है डी ई वो पैरेलल है किसके, बी सी के। पर अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो हम ये बात नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इनको एक बार काट के देखते हैं। तो देखो ये 3 की टेबल से ही कट रहा है 1.3, और ये तो मेरे हिसाब से 8 की से तो नहीं कट रहा है, तो 4 की टेबल से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 9/6 यानी कि 3/2। 12 की टेबल से कट रहा है, ठीक है, तो 3/2 ये हो जाएगा यानी कि ये 1.5 हो जाएगा। तो 1.3 तो 1.5 के बराबर है नहीं, है ना, 1.3 तो 1.5 के बराबर है नहीं, तो ये भी दोनों पैरेलल है नहीं। बात समझ में आ गई भाई। तो अगर तो आपको वो बता दें कि पैरेलल है तो आप ये वाली कंडीशन लगा दो, अगर तो वो आपसे पूछें कि पैरेलल हैं तब भी आप ये वाली कंडीशन लगा दो। अगर ये फॉलो हो रही है तो पैरेलल है, अगर फॉलो नहीं हो रही तो पैरेलल नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है फॉलो हो नहीं रही थी। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। देखो भाई, एक फिगर दी गई है और फिगर में बोल रहे हैं, मैं पहले फिगर ना ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपनी फिगर है। इस फिगर में क्या बोल रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि जो एम एल है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, जैसा कि दिख भी रहा है, और दूसरा जो एन एल है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि ए एम बाय में ए बी इक्वल होगा किसके, ए एन बाय में ए डी के, यही है ना। तो देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ना आप ये देख लिया करो कि प्रूव करना क्या है, और प्रूव करने के हिसाब से आप देखा करो अपने पास अवेलेबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ अपने पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में हम बीपीटी लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम इस ट्राइंगल में लगा सकते हैं। सेम ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके अंदर भी हम बीपीटी लगा सकते हैं। पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए एम बाय में पूरी की पूरी साइड ए बी, और यहाँ पर ए एन बाय में पूरी की पूरी साइड ए डी। तो देखो ये काम कैसे कर सकते हैं, इस काम का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ जब मैं बाकी के आपको क्या सिखाऊंगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सिखाऊंगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इस हिसाब से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। देखो भाई, तो अगर तो मैं लिखना चाहूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, हमको पता है ए बी सी के अंदर देखो इस ट्राइंगल में क्या है, एम एल जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो आप थोड़ा सा मेंशन कर देना। क्या मैं लिख सकता हूँ कि अगर तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मैं लिख सकता हूँ जो ए एल अपॉन में एल सी है वो किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन में एम बी के इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ समझो, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी जो एन एल है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एल, ए एल अपॉन में एल सी इक्वल है किसके, ए एन अपॉन में एन डी के। वही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ए एन अपॉन में एन डी के। यहाँ पर मैं बी पी टी लिख रहा हूँ, आप पेपर में पूरा लिखना भाई। ठीक है, ऐसे सब कुछ मेंशन करते हुए चलना आपको। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ए एल अपॉन में एल सी इसके भी इक्वल है, ए एल अपॉन में एल सी इसके भी इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 मैं क्या बोल रहा हूँ, ए एम अपॉन में
एम बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन में एन डी के, ए एन अपॉन में एन डी के। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखो हमको प्रूफ क्या करना था, ए एम अपॉन में ए बी। तो ए एम तो है पर अपॉन में ए बी नहीं है। दूसरा क्या था, ए एन अपॉन में ए डी। तो ए एन तो है पर अपॉन में ए डी नहीं है। तो देखो इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है। आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन में ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, एन डी अपॉन में ए एन के इक्वल हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट का जुगाड़ करूँगा। और ऐड सब्ट्रैक्ट का जुगाड़ जब भी हम करते हैं तो रेसिप्रोकल करके हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर में उस वाले पार्ट को क्रिएट कर लेते हैं या फिर डालने की कोशिश करते हैं जो हमें आंसर में चाहिए, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। देखो कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलता है अपने को, देखो एम बी अपॉन में ए एम प्लस वन कर लिया और एन डी अपॉन में ए एन प्लस वन कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है अपने को, एम बी प्लस ए एम अपॉन में ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन के। अब आप फिगर में अगर देखो तो एम बी प्लस ए एम किसके इक्वल हो रहा है, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए बी के इक्वल है, अपॉन में क्या है, ए एम है। और एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल है, एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। अगर आप अगेन रेसिप्रोकल कर दो तो देखो क्या मिलता है हमें, ए एम बाय में ए बी इक्वल हो गया ए एन बाय में ए डी के। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है भाई, तो ये काम मैं बार बार करने वाला हूँ, रेसिप्रोकल करके वन ऐड करने का। और रेसिप्रोकल करना बेसिकली यहाँ पर मतलब नहीं है मेरा, पर मतलब यहाँ पर ये है कि उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना जो हमको आंसर में चाहिए। ए एम हमको चाहिए था, इसको मैंने प्रोटेक्ट किया और डेनोमिनेटर में डाल दिया। जब मैंने वन ऐड किया तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। ऐसे ही कभी कभी मैं वन सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, पर हमेशा डेनोमिनेटर में मैं उसको डालूंगा जो मेरे को आंसर में चाहिए और हमें वो मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर काफ़ी हो जाएगा मेरे हिसाब से बीपीटी के लिए। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई, एक और फिगर ही दी गई है और फिगर मैं बना देता हूँ। इस टाइप में फिगर बन गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, डी, एफ, ई। ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है। गिवन है जो डी ई है वो पैरेलल गिवन है किसके, ए सी के। और नंबर टू चीज़ गिवन है जो ए ई है वो पैरेलल है किसके, ए ई पैरेलल गिवन है डी एफ के। ठीक है, और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि प्रूव कर दो बी एफ अपॉन में एफ ई जो है वो इक्वल हो रहा है बी ई अपॉन में ई सी के। ठीक है भाई, तो एक बार देखते हैं इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल है अपने पास, ये वाला ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी जो अपनी लाइन है कौन सी, डी ई और ए सी, ये पैरेलल है। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अभी अभी जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, अगर तो डी ई और ए सी पैरेलल हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बी डी अपॉन में डी ए इक्वल है बी ई अपॉन में ई सी के, बी ई अपॉन में ई सी के, बी ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो,
इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ए बी ई, जो अपनी लाइन है डी एफ वो पैरेलल है ए ई के, जो लाइन है डी एफ वो पैरेलल है ए ई के। अब आप एक चीज़ समझो, जब ए बी सी मैंने यूज़ किया तब भी मेरे को बी डी बाई डी ए मिला, और जब मैंने ए बी ई यूज़ किया तब भी मेरे को बी डी बाई डी ए तो मिला ही मिला होगा। बस यही हमको चाहिए था। इस ट्राइंगल में जब ये और ये लाइंस पैरेलल हैं तो बी डी बाय में डी ए किसके इक्वल होएगा, बी एफ बाय में एफ ई के इक्वल होगा, बी एफ बाय में एफ ई के इक्वल ही हो जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी डी बाय में डी ए इसके भी इक्वल है, बी डी बाय में डी ए इसके भी इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखो ये क्या हो जाएगा, बी ई बाय में ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ बाय में एफ ई के। और देखो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। बी एफ बाय में एफ ई, बी ई बाय में ई सी, बी एफ बाय में एफ ई, बी ई बाय में ई सी के इक्वल हो गया। समझ गए भाई। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ये थोड़े से आते हैं आपके पेपर में, काफ़ी आसान तरीके के ही हैं, ठीक है। बस थोड़े से आपको मैनिपुलेट करके लेफ़्ट राइट करने होते हैं। एक और देखते हैं, तो इसके अंदर देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक सेकंड लिख ही लेते हैं पहले। ये बोल रहे हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई और ओ क्यू पैरेलल है, डी ई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है भाई। डी एफ है जो पैरेलल है वो ओ आर के है, एंड डी एफ है जो पैरेलल है वो किसके है, ओ आर के है, ठीक है। और प्रूफ करने के लिए हमको क्या बोल रहे हैं, इसके बाद आउटपुट ये देने के लिए बोल रहे हैं क्या, कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अच्छा भाई, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर तो डी पी जो है, डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ये बाय ये पी डी बाय में डी ओ के इक्वल होगा। फिर इस ट्राइंगल में मैं देखूं तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसमें पी डी बाय में डी ओ पी एफ बाय में एफ आर के इक्वल होगा। पी ई बाय में ई क्यू पी डी बाय में डी ओ के इक्वल है, और पी डी बाय में डी ओ पी एफ बाय में एफ आर के इक्वल है। इसका मतलब पी ई बाय में ई क्यू इक्वल होगा पी एफ बाय में एफ आर के। तो अब आप एक चीज़ बताओ, अगर तो ये बाय ये इक्वल है ये बाय ये के, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से बीपीटी से मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अब बस यही काम हमें करना है। तो इन ट्राइंगल बी क्यू ओ ई डी पैरेलल क्यू ओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ई बाय में ई क्यू इक्वल है पी डी बाय में डी ओ के, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल पी आर ओ जो एफ डी है वो पैरेलल है किसके, आर ओ के, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा कि पी एफ बाय में एफ आर जो है वो इक्वल है पी डी बाय में डी ओ के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पी ई बाय में ई क्यू इसके इक्वल है, और पी एफ बाय में एफ आर भी इसके इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या हमें मिलता है कि पी ई बाय में ई क्यू किसके इक्वल है,
पी एफ अपॉन में एफ आर के। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट, फ्रॉम इक्वेशन 3 अब डायरेक्टली लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, क्योंकि ये बाय ये इक्वल है ये बाय ये के। अगर तो हमको ये मालूम हो क्या कि ये इसके पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये बाय ये इक्वल है ये बाय ये के। और अगर हमें इसका उल्टी बात है, हमें पता है पी ई बाय में ई क्यू इक्वल है पी एफ बाय में एफ आर के, जैसा कि हमको यहाँ पर पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। मैं फिगर ही बना देता हूँ डायरेक्ट। ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो मैंने ए बी सी डी के पैरेलल बना दिया, and its diagonals intersect each other at O. Diagonals intersect each other at O. डायगनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। तो हमको क्या शो करना है, पता क्या अपने को पता है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। और शो क्या करना है हमको कि ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है किसके, सी ओ बाय में डी ओ के। कोई बात नहीं, देखो अभी जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तब भी हम इस सेम क्वेश्चन को कर रहे होंगे और वहाँ पर इस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी का लेवल कुछ भी नहीं रहेगा। पर अभी क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से करना है, तो इस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी का लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। देखो भाई, ए ओ बाय में बी ओ इक्वल करने के लिए कह रहा है डी ओ बाय में सी ओ के। ये किसी भी ट्राइंगल के पार्ट नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली तो होगा नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। देखो क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो आप पैरेलल, एम लिख लो इसके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, कंस्ट्रक्शन करी है ड्रॉ ओ एम, या फिर एक्सटेंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ओ इंटरसेक्टिंग ए डी एट एम, इस तरीके से लिख सकते हो, ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू ए बी। अच्छा मेरे को एक चीज़ ये बताओ कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो अगर ओ एम ए बी के पैरेलल है तो ओ एम सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी। तो ओ एम अगर पैरेलल टू इसके है तो ये सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये जो लाइन है ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। ठीक है, तो बस इतना ही काम था इस क्वेश्चन में। अब हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है, देखो इन ट्राइंगल, अब अगर मैं देखूँ ये वाले में, चलो पहले इसमें देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो एम ओ है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। जो एम ओ है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर तो एम ओ पैरेलल है सी डी के, तो मैं लिख सकता हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इस ट्राइंगल में, बाकी पूरे ट्राइंगल को भूल जाओ, बाकी पूरे ट्रेपीजियम को भूल जाओ, इस ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम बाय में एम डी इक्वल है किसके, ए ओ बाय में सी ओ के। ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से इन ट्राइंगल ये वाला, क्योंकि इसी में हमें पैरेलल साइड्स पता है, एक इस ट्राइंगल में पैरेलल साइड्स पता थी, एक इस ट्राइंगल में पैरेलल साइड्स पता है, और किसी में भी हमको नहीं पता थी। ठीक है, पैरेलल लाइंस बोलना चाहिए बल्कि। इन ट्राइंगल डी ए बी जो एम ओ है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा डी एम बाय में, या फिर एम डी बाय में ए एम, एम डी बाय में ए एम किसके इक्वल हो गया, एम डी बाय में ए एम इक्वल होगा डी ओ बाय में बी ओ के, डी ओ बाय में बी ओ के। ये क्या हो गई, इक्वेशन सेकेंड। अब इसका थोड़ा सेकेंड मत लिखो, इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ए एम बाय में एम डी किसके इक्वल हो गया, बी ओ बाय में डी ओ के, इसको सेकेंड लिख लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
हम क्या बोल सकते हैं, ए एम बाय में एम डी इसके भी इक्वल है और ए एम बाय में एम डी इसके भी इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि ए ओ बाय में सी ओ इक्वल है किसके, बी ओ बाय में डी ओ के। थोड़ा सा अलग प्रूफ करना है तो यहाँ पे इन दोनों का एक्सचेंज कर लो आप भी। तो ए ओ बाय में बी ओ, ये इधर आ जाएगा मल्टी डिवाइड में, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है भाई, यही हमको प्रूफ करना था। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है दो फिगर्स की। तो हमने इसमें ये जाना कि शेप सेम रहनी चाहिए, और शेप सेम रहने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि साइड्स तो प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए, और जो एंगल्स हैं वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स की यहाँ पर बात करी जा रही है। इसके बाद हमने ये देखा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, उसका प्रूफ देख लिया और इसके कन्वर्स का भी प्रूफ देख लिया। और इससे रिलेटेड हमने क्या देखे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं। थेल्स थ्योरम बहुत ही सिंपल थ्योरम है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं वो, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर तो एक लाइन को हमने ड्रॉ किया किसी भी एक साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल, तो जो बची हुई दो लाइंस हैं किसकी, ट्राइंगल की, उनको सेम रेशियो में ये लाइन डिवाइड करेगी, जिसको अभी अभी हमने ड्रॉ किया था किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल। ठीक है भाई, तो और इसी से रिलेटेड हमने क्या देख लिया, थोड़े से क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम एंगल क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का जो है उसको करेंगे, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उसको भी करेंगे। ठीक है, थ्योरम का प्रूफ भी देख लेंगे, और इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो। अगर हम ये देखें कि थ्योरम से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू आपका आने के लिए, बाय बाय।